हेलो गाइस, वेलकम टू आर क्लासेस। वेलकम बैक। होप सो आप अच्छे होंगे और आपने इसका पार्ट 1 कर लिया होगा 5000 MCQ सीरीज़ का। यहाँ पे मैं आपके साथ अब पार्ट 2 डिस्कस करने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर देखा आगे हम डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हेन एनालाइजिंग योर बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट, जब हम क्या करते हैं अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं और एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, सो इट इज़ यूजफुल टू केयरफुली इंस्पेक्ट। तो ये हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है कि हम केयरफुली क्या चीज़ों को देखेंगे। जब भी हम अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं तो स्कैन करते हैं तो हम इन 4 चीज़ों को देखते हैं। दैट इज़ द स्वोट एनालिसिस। हम क्या करते हैं बिजनेस के अंदर स्वोट एनालाइज करते हैं। स्वोट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं एंड थ्रेट देखते हैं। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ अबव। जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ये हमारा क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ये क्या होता है? हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। लेकिन जो हमारी थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो क्या होता है? लेकिन जो थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो क्या होता है? हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। जो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको पता ही, आपके 2 टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है ये इंटरनली होती है, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी होती है वो एक्सटर्नली होती है। आपने अब तक ये तो सुना होगा स्वोट के बारे में बहुत बारी। स्वोट किसने दिया था? स्वोट का कंसेप्ट, स्वोट का जो कंसेप्ट है वो किन्होंने दिया है? स्वोट एनालिसिस वॉज इन्वेंटेड इन द 1960 में दिया था बाय ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट नेम ऑल्बर्ट हम्फ्री ने दिया था एट द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो स्वोट का जो कंसेप्ट है वो 1960 के अंदर मैनेजमेंट के कंसल्टेंट जिनका नेम क्या था? अल्बर्ट हम्फ्री, उन्होंने दिया था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। उन्होंने स्टैटिक एनालाइज किया था, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखा था। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रेंथ आती है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को क्या करना चाहिए? बिल्ड करना चाहिए, एनहेंस करना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि जो आपकी वीकनेस होती है आपको अपनी वीकनेस को रिजॉल्व करना चाहिए और रिड्यूस करना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। जो थ्रेट होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। तो ये कंसेप्ट किन्होंने दिया था? 1960 के अंदर अल्बर्ट हम्फ्री ने दिया था। जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, ये हमारी स्ट्रेंथ होती है मतलब कि हमारे अंदर अपने कॉम्पिटिटर से क्या हमारे अंदर क्या खासियत है? हमारे अंदर हमारे कॉम्पिटिटर से क्या कुछ ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? हमारी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं। लेकिन वीकनेस क्या होता है कि हमारी कॉम्पिटिटिव डेफिशिएंसीज कैसी हैं। उसके बाद आता है हमारी अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है कि देखो, अपॉर्चुनिटीज़ हमें कब मिलती हैं? जब हमारे लिए क्या होता है? कुछ फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो हमारे फेवरेबल के अंदर था, तो वो क्या होती है? वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर जाएंगे। लेकिन हमारे कुछ अनफेवरेबल हो गए तो वो क्या होते हैं? थ्रेट होते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे अंदर से होते हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट होती हैं वो हमारी एक्सटर्नल होती हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेट? इनमें से कौन सा आप लोगों का एक्सटर्नल थ्रेट है, एक्सटर्नल खतरा है? देखिए, कंपटीशन डिक्रीज हो रहा है। अगर कंपटीशन डिक्रीज हो रहा है इट इज़ एन एडवांटेज नॉट एन थ्रेट। अगर कंपटीशन डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होती है? एडवांटेज होती है। तो ये वाली बात तो आप लोगों की गलत है। न्यू ट्रेड रेगुलेशन, नया ट्रेड रेगुलेशन आ गया, ये हो सकता है कि लिए आपके लिए खतरा हो। बाकी ऑप्शन को भी हम एनालाइज करते हैं। सी में क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल सेल पोटेंशियल, आप लोगों की सेल इंक्रीज हो रही है, दिस इज नॉट एन थ्रेट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर हम बिजनेस क्या करते हैं? लॉन्ग रन के अंदर करते हैं। अगर हम अपना बिजनेस लॉन्ग रन के अंदर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का नेम बोलते हैं। तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं वो लॉन्ग रन के अंदर होती हैं। हमें बेनिफिट मिलता है लॉन्ग रन के अंदर, हमारी कॉस्ट क्या आती है? कम आती है और हमारा जो आउटपुट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सो इसके अंदर से जो आप लोगों का ये तो बेनिफिट हो गया, तो न्यू ट्रेड रेगुलेशन आपका एक्सटर्नल थ्रेट हो जाएगा। आपके जितने भी क्वेश्चन एक सीरीज के अंदर होते हैं आपने कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना है कि आपके कितने करेक्ट हुए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय द। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है मोटिवेशन की, वो किन्होंने दी है? पहली बात, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन को क्या करना? एक्साइट करना कुछ भी वर्क को करने के लिए। किसी पर्सन को क्या करना? एक्साइट करना कुछ भी वर्क करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। सो मोटिवेशन की काफ़ी सारी थ्योरीज होती हैं जो अलग अलग पर्सन ने बनाई हैं। सो पहली थ्योरी आपके पास पोर्टर और लोवरल मॉडल। जो पोर्टर और लोवरल मॉडल हैं
ये क्या कहता है, एमसी गरोजकर ने क्या थ्योरी दिया, व्रूम ने क्या थ्योरी दिया, स्टैसी एडम्स ने क्या थ्योरी दिया, हम सबके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, फिर हम इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आते हैं। तो ये वाली आपकी थ्योरी है VIE थ्योरी। ये क्या है आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसको हम क्या बोलते हैं, VIE थ्योरी का नेम बोलते हैं, जो किन्होंने दी है, इट इज़ गिवन बाय द व्रूम वेक्टर ने दी है। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारे अंदर बैलेंस होता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इंस्ट्रूमेंटलिटी से, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एक्सपेक्टेंसी से, तो हमारे पास क्या निकल कर आती है, मोटिवेशन निकल कर आती है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि हमको कितने रिवॉर्ड मिलने चाहिए, मतलब कि देखो एक्सपेक्टेंसी से शुरू करते हैं मैसेज थ्योरी को, VIE थ्योरी, बैलेंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हैं। और ये भी फॉर्मूला बहुत बार आ जाता है कि तीनों को मल्टीप्लाई करके मोटिवेशन निकलती हैं। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि देखो आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप अगर अच्छा एफर्ट करोगे तो क्या होगा, आप अच्छा एफर्ट करोगे तो परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि जो आपके एफर्ट होंगे उससे आपके परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी। इंस्ट्रूमेंटलिटी ये कहती है कि एक अच्छा कनेक्शन होता है एक्टिविटी और गोल के बीच में, जितना आप लोग काम करोगे। एक्सपेक्टेंसी कहती है कि आप एफर्ट करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एफर्ट किसके लिए करोगे, ताकि आप एक गोल अचीव कर सको, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटलिटी। अगर आपका गोल अचीव हो जाएगा तो आपको क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो जिससे क्या निकलते हैं, मोटिवेशन निकल कर आती है। नेक्स्ट मॉडल आता है आपका पोर्टर लोवरल मॉडल। ये भी मोटिवेशन का एक मॉडल है। इसके अंदर हम 3 चीज़ों को देखते हैं, एफर्ट, परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन को। क्या कहते हैं कि अगर एक पर्सन क्या डालता है, एफर्ट डालता है, तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो उस पर्सन को क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। ओके, अब एक पर्सन एफर्ट कैसे डालेगा, अब देखो आप लोगों का मन करेगा काम करने का, आपके अंदर एबिलिटीज़ होंगी, तो आप लोग एफर्ट डालोगे जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ओके, फिर आपको लगेगा कि भाई मेरे को परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है ताकि मुझे रिवॉर्ड मिले। इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड का मतलब होता है आपको अंदर से लगता है हाँ भाई मुझे संतुष्टि हो रही है, और बाहर से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, तो जिससे पर्सन को क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होते हैं। बेसिकली पोर्टर लोवरल मॉडल 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है कि अगर आप एफर्ट अच्छे करोगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो पर्सन को क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, उसके बाद आता है आपका थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स ये कहता है कि देखो थ्योरी एक्स के अंदर ये क्रॉस बना हुआ है। थ्योरी एक्स ये कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये दोनों थ्योरी किन्होंने दी है, MC गरोजकर ने दी है। और थ्योरी जेड किन्होंने दी है, थ्योरी जेड इज गिवन बाय द विलियम ओची। थ्योरी जेड किसने दी है, विलियम ओची ने दी है। ओके, थ्योरी जेड इज गिवन बाय द विलियम ओची। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई आपको क्या कहती है, थ्योरी एक्स आप लोगों को ये कहती है कि जो आपका मैनेजमेंट का स्टाइल है वो क्या है, ऑथोरिटेरियन है। मतलब कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो पर्सन होगा वो सारा का सारा कंट्रोल खुद ही अपने पास रखेगा। एक रिप्रेसिव स्टाइल को वो क्या करेगा, यूज़ रखेगा, एम्प्लॉयज़ के ऊपर टाइट कंट्रोल रखेगा, उनकी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। वो ये मान के चलता है कि एम्प्लॉय क्या होते हैं, लेजी होते हैं, वो अपना काम खुद से करना पसंद नहीं करते हैं, वो लिमिटेड चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं और एक डिप्रेस कल्चर यहाँ पे पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका थ्योरी वाई के अंदर आप लोगों का क्या होगा कि स्टाफ होगा। यहाँ पे क्या होगा, थ्योरी वाई के अंदर इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, लिबर्टी होगी, डेवलपमेंट होगा, कंट्रोल होगा, अचीवमेंट आप लोगों को मिलेगी, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है आप लोगों का इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी इज गिवन बाय द स्टैसी एडम्स ने ये इक्विटी थ्योरी दी है। इक्विटी थ्योरी के अंदर हम 2 चीज़ों को लेकर चलते हैं। हम ये देखते हैं कि हमने कितना इनपुट डाला और हमारा कितना आउटपुट निकला है। ओके, अगर हमारा क्या है, हमने जितना इनपुट डाल, अगर हमारा क्या है आउटपुट, अगर हमारा क्या है, हमने इनपुट डाला ज़्यादा, यहाँ से देखना हम लोगों ने इनपुट डाला ज़्यादा लेकिन हमको आउटकम क्या मिला है, कम मिला है। सो यहाँ पे क्या आता है, इनइक्विटी आती है और पर्सन क्या हो जाता है, एंगर हो जाता है। यहाँ पर जितना उस पर्सन ने डाला, जितना उस पर्सन ने इनपुट डाला उतना उसको आउटपुट मिला, तो यहाँ पे इक्विटी होती है, यहाँ पे पर्सन क्या रहता है, सेटिस्फाई रहता है। ओके, अब इनइक्विटी का मतलब है एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने जितना आपने आउटकम आप लोगों का ज़्यादा हुआ, इनपुट आपने कम डालना था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर पेड इक्विटी का नेम बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ओवर पेड इक्विटी का नेम बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अपना आउटकम ज़्यादा डाला है, तो इससे पर्सन क्या होगा, प्राइड फील करेगा। आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किन्होंने दी है, इट इज गिवन बाय द व्रूम वेक्टर ने दी है। पोर्टर लोवरल ने एफर्ट डालोगे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
एमसीक्यू रोजगार एक्स और वाई थ्योरी, स्टैसी एडम्स इक्विटी थ्योरी उन्होंने दी है। सो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द प्लानिंग। प्लानिंग आपको पता है कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग आप लोगों का फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। सो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पहले से ही प्लान करके चलते हैं, व्हाट टू डू हमें क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, और क्या करना है कब करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, सब कुछ हम लोग प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग की एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अंदर कौन सा स्टेप आप लोगों का इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जो प्लानिंग की प्रोसेस होती है उसका पहला स्टेप क्या होता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है कि हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रीमाइसेस को डेवलप करते हैं कि क्या हम वो ऑब्जेक्टिव अचीव भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हर ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं। इवेल्यूशन के बाद जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर क्या होगा, फॉलो अप एक्शन होगा। जैसे ये प्लानिंग की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आपकी हर टॉपिक की प्रोसेस इंपॉर्टेंट होगी, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की, तो सारों की प्रोसेस आप लोगों ने करनी है। तो इसके अंदर याद होगी, ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, प्रीमाइसेस डेवलप करने हैं, अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना है, इवेल्युएट करना है, बेस्ट को सेलेक्ट करना है, इंप्लीमेंट, एंड लास्ट क्या होगा आप लोगों का, फॉलोअप होगा। ये पेपर में सीक्वेंस भी आप लोगों का आ सकता है। सो प्लानिंग का स्टेप कौन से वाला नहीं है, एस्टेब्लिश, ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करना ये तो होगा, प्रीमाइसेस को डेवलप करना भी होगा, अल्टरनेटिव कोर्सेज को डेवलप करना भी होगा, एम्प्लॉयज़ की नीड को आइडेंटिफाई करना, ये प्लानिंग का कंसेप्ट नहीं है। ये किसका कंसेप्ट होता है, आप लोगों का स्टाफिंग का कंसेप्ट होता है। एम्प्लॉयज़ की नीड को समझना ये किसका कंसेप्ट होता है, स्टाफिंग का कंसेप्ट होता है। तो 9th का आपका करेक्ट हो गया डी। कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ताकि मैं आपका रिस्पॉन्स देख सकूँ और उसी तरीके से और भी मेहनत कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 10 अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। प्लानिंग आगे की तरफ देखती है, तो कंट्रोलिंग किस तरफ देखता है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के अंदर आप फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हो, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। लेकिन कंट्रोलिंग के अंदर आप क्या करते हो, अपना जो रिजल्ट्स होता है उसको क्या करते हो, चेक करते हो कि आपका पिछला रिजल्ट्स क्या है, उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। आप अपने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव को आप अपने एक्चुअल ऑब्जेक्टिव के साथ सेट करते हो कि मैंने स्टैंडर्ड क्या सोचा था और मेरा एक्चुअल रिजल्ट क्या निकल कर आया है। स्टैंडर्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ क्या करते हो, मेज़र करते हो। तो जो कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग में आप लोग क्या करते हो, अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट को एक्चुअल के साथ मेज़र करते हो, या एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ मेज़र करते हो। एक्चुअल आपके सामने आ गया, आप उसको स्टैंडर्ड के साथ मेज़र करोगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट कब बनाए होंगे, आपने स्टैंडर्ड कब बनाया होगा, तो स्टैंडर्ड जो बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, प्लानिंग के अंदर बनाया जाता है। स्टैंडर्ड कहाँ सेट किए जाते हैं, प्लानिंग के अंदर सेट किए जाते हैं। सो जब आप कंट्रोलिंग कर रहे हो तो आप पीछे की तरफ देखते हो। तो 10th का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे इंपॉर्टेंट शेयर जरूर करना क्लास को, ताकि हर किसी को बेनिफिट हो सके, मुझे मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच।